है ओके सो आई विल बी टेलिंग यू रिगार्डिंग द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड हाउ डज इट रिलेटेड टू कोरियन from the basic सबसे स्टार्ट करता है एज ए यूजर तो इस पर बेसिक अबाउट लंग में क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी कुछ क्वेश्चन थे कि एक बार अगर आपका चाइल्ड डायग्नोस हो गया डीएमडी से तो ऑनकोलॉजी से कम मिलता है तो जैसे ही आपका डायग्नोस हो जाएगी पेशेंट को डीएमडी है तुरंत आके मिलिए अर्ली मॉनिटरिंग क्या क्या चीजें करनी है कैसे कैसे बढ़ना है आप अपना पूरा आगे का 1 मंथ में क्या करना है 4 मंथ में क्या करना है 6 मंथ में क्या करना है कब कब आपको पीएफडी करनी है सारा आपको डिटेल डिस्कशन करनी है एक पल्मोनोलॉजी तो आपको फिर बता देने के लिए कब करना है जो पेशेंट ऑफ पीएमडी है एनी पेशेंट अप टिल 4-5 years तक वो पीएफडी नहीं कर पाते इट्स आफ्टर 6 years जो पीएफडी कर पाते तो वी रिकमेंड डूइंग पीएफडी आफ्टर 7 years of age वो ठीक से कर पाता है जो वैल्यूज आती है हमें उससे कुछ आइडिया नहीं उससे पहले वो सिर्फ बुक मारे हम स्टेरॉइड्स का रोल क्या है पीएमडी में तो एनी काइंड ऑफ जो स्टेरॉइड है ठीक है ये इन्फ्लेमेशन स्टेरॉइड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसका कुछ इन्फ्लेमेशन में अगर कोई रोल है तो उसी अंदर है और आपका अगर वो देते रहे कि लॉन्ग टर्म में तो इनको लंग फंक्शन होता है पोस्ट वाइटल कैपेसिटी आपको बताई गई थी वो बढ़ जाती है और अर्ली इंटरवेंशन बायपास करोगे तो उससे वो चीजें रिड्यूस हो जाती है अगर आप स्टेरॉइड पहले दोगे बट स्टेरॉइड इज अ डबल स्कोर दोगे फायदा भी है और लेते रहोगे तो नुकसान भी है मसल वीकनेस ज्यादा बढ़ जाती है आपके हड्डियां कमजोर हो जाती है आपका अल्सर होने के चांस होते हैं तो वेरी केयरफुली जो स्टडीज हमने ये भी देखी है कि जो चिल्ड्रन नॉट स्टेरॉइड है उनके अंदर पल्मोनरी इश्यूज प्रोग्रेस मोर रैपिडली एज कंपेयर्ड टू पेशेंट्स हु हैव बीन गिवन स्टेरॉइड्स over a period of time, breathing can become more labored, requiring earlier intervention with assisted ventilation strategies to maintain adequate oxygen level prevent CO2 retention. तो आपको पहले से पता होगा कि अब ये होने वाला है इस डिजीज के बारे में आप रिसर्च करते हैं कि अब ये होगा ये होगा ये होगा पहले से ही डिसाइड करके रखें कि नहीं अगर ये हुआ तो हमें ये करना है जितनी जल्दी आप सीपैप या बाइकअप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है क्वालिटी ऑफ लाइफ पीएमडी चीज घटी आपको बताई गया है कि 7 years of age के बाद हम करते हैं ठीक है अगर पल्मोनरी फंक्शन लेस क्लोजर डिक्लाइन ठीक है आप रिपीटेड कराते हैं एवरी 3 months कराते हैं तो फिर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है ठीक है सो यू गेट टू नो कि अब इसकी सांस लेने की क्षमता है वो कम हो रही है तो हमें और देखना पड़ेगा कि जब होएगा तो और देखना पड़ेगा तो इफ इट इज डिक्लाइनिंग बिलो 40% तो हम कुछ नेबुलाइजर्स और इनहेलर स्टार्ट करते हैं उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ देन यू कैन गो इन फॉर अ स्लीप स्टडी के रात को भी सांस ले रहे हैं तो ये कारण मतलब वीकनेस के कारण ही है अगर आप जितनी जल्दी आप स्लीप स्टडी और पीएमडी करवाएंगे उससे हमें पता चलता रहेगा कि पेशेंट की जो लाइफ है वो आगे कैसे हो when and how often should we have the EVG test? तो EVG आप बता सकते हैं कि EVG से ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू कितनी है शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है पीएच क्या है तो वो हमें सारा EVG से पता चलता है पार्ट ऑफ EVG ट्रांसक्यूटेनियस CO2 मॉनिटरिंग होती है और एक एंटाइडल CO2 मॉनिटरिंग लेकिन ये उतना रिलायबल नहीं है EVG ट्रांसक्यूटेनियस हो सकता है बट एक्सपेंसिव EVG कैसे करते हैं आर्टरी का ब्लड लेते हैं ठीक है ये पेनफुल होता है यहाँ से लेना पड़ता है या फिर एरो ठीक है पेनफुल होता है हेमाटोमा बनने के चांस होते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और EVG तो वो अगर जो स्लीप स्टडी करते हैं उसके अंदर CO2 पड़ा हुआ है देन वी गो इन फॉर EVG सीरियल EVG करेंगे पेशेंट को अगर कुछ सिम्टम्स हो गए जैसे ड्राउजी रह रहा है सांस ज्यादा ले रहा है तबीयत ठीक नहीं हो तो उस केस में पहले EVG करना होता है rather than giving oxygen जितना ऑक्सीजन लोगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गिविंग इज नॉट तो अगर CO2 हाई है
और ऑक्सीजन लो है तो हम PO2 को प्रेफर करते हैं और एबीसी और PCO2। ठीक है, अगर वो बढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन कम जा रही है तो क्या हो सकता है? कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ऑक्सीजन कम रहने से ऑक्सीजन कम होगा तो खून की नलियां उससे टूट जाती है, कि हमें वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन लेना होता है और जो नॉन वाइटल होते हैं वहां नहीं जाता है, तो उससे टूट जाती है। उसके कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरबिलिटी, ये CO2 से बढ़ता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट ड्राउजी हो सकता है। कि फंक्शनल डिक्लाइन, जैसा वो पहले बिहेव कर रहा था वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा, उससे डिक्लाइनिंग हो रहा है। और सर्वाइवल, बायोटर मशीन कब यूज करनी है? तो ये स्टडी करवाओगे, उसके अंदर क्या आता है, ऑन दैट बेसिस यू कैन स्टार्ट द बायोटर मशीन। तो दो तरीके की मशीन होती है, एक CPAP, एक बायोटर। CPAP मतलब कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, हमें एक ही प्रेशर लेना है और वही प्रेशर से मशीन डिलीवर करेगी, दैट इज CPAP। फायदा क्या है? इसके अंदर उस पेशेंट का यूज किया जाता है CPAP जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी है तो हमें दो प्रेशर चाहिए होते हैं, विच इज अब बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। सांस लेने के लिए अलग प्रेशर, सांस छोड़ने के लिए अलग प्रेशर, तो बैकअप मशीन करते हैं। कब शुरू करना है? Then again I have told you, ये स्टडी करवाओ, CO2 बढ़ा हुआ है एबीसी के अंदर, then we have to start the backup machine। ह्यूमिडिफायर का क्या रोल है? ह्यूमिडिफायर जो सब सांस लेती है मशीन, वो उसको नमी देती है। बगैर उसके लगाओगे तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ नोज, ठीक है, पेट के अंदर हवा जाना, पेशेंट को भी इरिटेबिलिटी फील करना, बार बार खोल के पानी पीना, वो सब अगर आपने ह्यूमिडिफायर चाहिए ह्यूमिडिफायर लगाओगे तो ये सारे इंस्टेंसेस आपके कम हो जाएंगे। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू यूज बायोटर? whenever the patient feels the need of sleepiness, he can use the bayoter। हम प्रेफर करते हैं कि 2 मिनट को लगाना ही लगाना है, दिन में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लगा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट बायोटर मशीन कैन बी यूज्ड, एक बायोटर की लाइफ जो होती है 5 to 7 ईयर्स होती है, ठीक है, बट यू कैन यूज इट ऑन अ पेशेंट टिल द पेशेंट। कॉन्सिक्वेंसेस, एक दिन थोड़ा सा कुछ फर्क ज्यादा देख पड़ेगा बट कंटिन्यूस होते, तो अगर आपका CO2 लेवल बढ़ने लग गया तो वो जो सिम्टम्स है वो आने लग जाएंगे, ऑक्सीजन कम होने लग जाएगा, जो आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया ये सारी चीजें। Then the patient is coughing a lot, they can use Viagra। पहले अगर खांसी हो रही है उसका कारण whether it is secretions है या कुछ अंदर फंसा हुआ है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी बीमारी की वजह से आ रही है तो पहले उसको ठीक करना। पेन कुछ कफ सप्रेसेंट्स और यूकोलिटिक्स कुछ दर्द होते हैं जो बल्लों को पिघला के उसको निकालने में हेल्प करती है, वो कर सकते हैं। या फिर एक कचली मशीन होती है जो मीटर डाल के कुछ करते हैं, थोड़ा सा वो गले के अंदर उसको हम निकाल सकते हैं। तो मुझे आपको बताया कि बायोटर कब शुरू करना है। पहले हम स्लीप स्टडी कराते हैं, CO2 मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर लगेगा कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो हम देते हैं, ठीक है। ट्रांसक्यूटेनियस CO2 मॉनिटरिंग स्लीप स्टडी के अंदर हम ट्रांसक्यूटेनियस मॉनिटरिंग करते हैं। अगर उसके अंदर CO2 रिटेंशन आ रहा है और वैल्यू जब 50 जा रही है तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ बायोटर गिवन डे टाइम ब्लड कैंसर। ये दिन में मतलब काम करती है, रात को थोड़ी सी वीकनेस बढ़ जाती है, अगर वो केस है तब भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम एबीसी दिन में करें रात में। स्लीप स्टडी के अंदर हम एबीसी नहीं करते हैं, अब ट्रांसक्यूटेनियस CO2 मॉनिटरिंग करते हैं। अगर इससे ज्यादा आ रहा है दैट मींस पेशेंट रिक्वायर्ड बायोटर। ऑक्सीजन काफी ज्यादा गिर रही है, इट इज गोइंग बिलो 90 ड्यूरिंग स्लीप एंड टाइम्स ऑफ हाइपोवेंटिलेशन आर सीन। अगर ये चीजें भी स्लीप स्टडी के दौरान देखती है तो दैट इज द कंडीशन वेयर वी हैव टू गिव द बायोटर। नॉट कंफर्टेबल यूजिंग बायोटर, मतलब पेशेंट को बायोटर कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बार बार आपको कह रहे हैं कि मेरे को निकालना है, यूज नहीं करना, वो कारण क्या होते हैं? अगर आपका मास्क ठीक से जुड़ा नहीं है और मास्क टाइट ठीक से नहीं है, आपने बिना स्लीप स्टडी करके डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 8-16 प्रेशर लगा दो, प्रेशर ठीक से फिट नहीं हुआ, पेशेंट से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ह्यूमिडिफायर यूज नहीं किया है, मशीन बहुत दवाई दी है, सर्विसिंग नहीं की आपने, पेशेंट को अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस हो रहा है,
तो ये सारी कंसीडर में आपका पेशेंट यूज बैकअप ठीक से नहीं कर पाए। इसके लिए हमें सिर्फ एडवांस वेंटिलेटर होते हैं ट्रायलजीज और उसके अलावा 150 होता है जो आपको दिखाई देगा कि अगर पेशेंट को बैकअपली सूट नहीं कर रहा है या वो निकल गया है इसका समय कि आप बैकअप काम नहीं कर रहा है तो देन यू गोइंग फॉर एडवांस वेंटिलेटर। ठीक है। Inflammation of the lungs. Lungs is the inflammation का होती है. It can be due to pollution. आजकल दिल्ली दिल्ली एनसीआर लोग पेशेंट देखा काफी बच्चे और काफी एडल्ट्स भी जिनको पहले अस्थमा नहीं था ना हो गया है ब्रीदिंग डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। तो कैसे रेक्टिफाई किया जाता है? इन्फ्लेमेशन कैन बी कॉज्ड बाय द डिजीज ऑफ कॉलेरा कोई आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई देगी सिक्रेशन अंदर है इट कैन आल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन और वे सिक्रेशन को निकालता है। फिर आपका इन्फ्लेमेशन है तो हमें उसको नेबुलाइज करना है। ठीक है, अगर नेबुलाइज करेंगे तो ऑक्सीडेटिव होता है ऑक्सीजन देंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्टेरॉइड एक पार्ट है। बट आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि पोल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो बेसिकली ओजोन से बनती है। इसलिए अगर आप देखोगे आजकल जो फिल्टर आप ये वाटर प्यूरिफायर है उसके अंदर कहीं भी आपका यूवी लाइट प्रोटेक्टिव घट गया। तो स्टडीज आई थी कि ओजोन करता है ओजोन ऑक्सीजन के रिएक्टिव स्पीशीज बनाता है वो रिएक्टिव स्पीशीज आपकी बॉडी को काम करते हैं। तो वो जो बनते हैं नॉर्मल वातावरण बनते हैं उनको कम करने के लिए आपको एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ ड्रग होती है बेसिकली एंटीबायोटिक और खाने की चीजें होती है जैसे ग्लूटाथियोन हो गया आपका गोल्डन ग्लूटेन हो गया वो ये आपको भी होता है और आपको अलग से भी वो आप ले सकते हैं। नेबुलाइजर का क्या रोल है? इट ओपन्स द एयर लंग्स खुल जाता है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। ठीक है, नेबुलाइज के थ्रू हम कुछ एंटीबायोटिक दे सकते हैं तो वो डायरेक्टली टारगेट क्योंकि लंग्स में दिक्कत है तो आप नेबुलाइज करोगे एंटीबायोटिक डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाएगी। ओरल लोगे आईवी लोगे पहले बॉडी में जाती है फिर लंग्स में जाती है तो ये टारगेटेड थेरेपी होती है। और जो म्यूकोलाइट होता है उसको हम नेबुलाइज दे सकते हैं। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि बार बार लंग डैमेज हो रहा है तो फाइब्रोसिस के चांस होते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट किया कैसे करते हैं? अभी तक इन इंडिया या इन वर्ल्ड ओनली 2 मेडिकेशन आर अवेलेबल जिस पेनिडोल एंड nintedanib। ठीक है, these medications are not a cure। ये क्योर नहीं है फाइब्रोसिस का पूरी दुनिया में अभी तक कोई क्योर नहीं मिला। ठीक है, only in specific conditions we can give these अब ये नहीं दे सकते इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लिवर को इफेक्ट करता है इससे कोमोर्बिडिटी होती है इससे आपका डायरिया कॉन्स्टिपेशन बहुत तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। फायदा क्या है अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे पेशेंट को फाइब्रोसिस हो रहा है जितना अर्ली डिटेक्ट करोगे ये उसकी प्रोग्रेस जो है फाइब्रोसिस का उसकी रेट ऑफ फाइब्रोसिस को ये कम करता है और रोकता कभी नहीं तो उस केस में हम ये दे सकते हैं। Professor, you are talking about the fibrosis of the lungs. Yes. ठीक है, विद एज मस्कुलर वीकनेस है पोलियोसिस होगी मतलब आपकी बैकबोन टेढ़ी हो जाएगी आपके जो रिब्स हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। तो हाउ डज इट अफेक्ट योर लंग? ठीक है, क्योंकि वो टेढ़े हो गए तो आपका रिड्यूस वॉल्यूम हो गया। स्टॉर्टेड स्लिपेज को आपसे अलग से एक जगह ले लेती है तो सांस और भी कम आती है लंग ठीक से खुल नहीं पाता है। ठीक है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग अब ये ठीक से खुल नहीं पाएगा चांसेस ऑफ एंजाइटी की लंग पीछे चल रहा है तो आप सांस ले लो बाहर निकल से लो बाहर निकल के अंदर ना ले पाए तो वो कोलैप्स हो जाए दैट इज एंजाइटी। अब क्यों इसे क्या है हम जो सांस ले तो बैक्टीरिया होता है अगर वो वहां रुक गया इट विल बी रेस्पिरेटरी। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्योंकि आपका बैक टेढ़ी होगी वो ठीक से खाली पानी डिफेक्ट है तो ब्लड जाने में दिक्कत होगी अगर ब्लड नहीं गई तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा टेढ़ी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और डायफ्राम एक ही मसल रहता है जो ज्यादा काम